सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा कर रहे थे 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें अपन ने जो खंड ब है उसका पहला लेसन स्टार्ट कर दिया था। एक वीडियो बना चुके हैं पहले लेसन का, आज सेकंड वीडियो, जिसमें अपन सबसे पहले चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। 6 विशेषताएं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले लास्ट वीडियो, मतलब इससे पहले जो वीडियो बना उसको जरूर देख लेना। 6 विशेषताएं उसमें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज 7वीं विशेषता से अपन स्टार्ट करेंगे। 7वीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर कितने भाग हैं? 22 भाग। इन 22 भागों में कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं? 395। अब इन 22 भागों में जो चौथा भाग आता है संविधान का, उस चौथे भाग में अनुच्छेद लिखे गए हैं 36 से 51 तक। समझ गए बात? और इन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है किनका? नीति निर्देशक तत्वों का। तो सबसे पहले तो अपने को ये बताना है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। याद करो, इससे जस्ट पहले भाग 3 वो था अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसमें किसका प्रावधान था? मूल अधिकारों का। तो इसमें अपने को लिखना है भारतीय संविधान के भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? देखो, सरकार द्वारा जो भी नीति या नियम बनाए जाते हैं, समझिए बात, तो सरकार नीति बनाती है, उस सरकार को निर्देश देने के लिए कुछ तत्व लिखे गए हैं, वही क्या कहलाते हैं? नीति निर्देशक तत्व। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं नीति निर्देशक तत्वों में, वो तत्व क्या करते हैं? सरकार को निर्देश देते हैं कि आप इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने नीति नियम बनाओ। समझ गए बात? तो इसमें अपन आगे लिखेंगे, इसमें उन तत्वों को शामिल किया गया है जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियां बनाए। अब एक तरह से सरकार को निर्देश दे दिया गया कि इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने नीति या नियम बनाओ। क्या सरकार इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है? तो इसका जवाब होगा कि सरकार इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये केवल एक निर्देश दिए गए हैं सरकार को। अब सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इन निर्देशों का पालन करे तो करे, वरना नहीं करे। तो इसी में आगे लिख देना, सरकार इन निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात यदि सरकार इनका पालन नहीं करे तो हम सरकार के खिलाफ क्या न्यायपालिका में जा सकते हैं?
न्यायपालिका में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार के खिलाफ न्यायपालिका में अपील नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ भी पूछा जाए आप इतना इसमें उल्लेख कर देना। अब अगली विशेषता देखते हैं अपन, समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान की जो 8वीं विशेषता किताब में दे रखी है वो कौन सा है? समाजवादी राज्य। अब समझना आप लोग, देखो सामान्यतः समाजवाद का अर्थ होता है समानता। समझ गए बात? तो सिंपल सा एक तो अपने को अर्थ बताना है समाजवाद का। समाजवाद का सामान्यतः अर्थ होता है समानता। ये जो समाजवाद शब्द है ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हालांकि प्रस्तावना की उल्लेख अपन इसी लेसन में आगे करेंगे विशेषताओं के बाद में, लेकिन पहले वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि कंप्लीट प्रस्तावना अपने को याद होनी चाहिए। याद करो, प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवाद शब्द आया कि नहीं आया? तो ये समाजवाद शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इसमें आप लिख देना, समाजवाद का सामान्यतः अर्थ समानता होता है। देखो ये बहुत बड़ी रूपरेखा है समाजवाद अपने आप में, लेकिन एक सिंपल अगर अपन अर्थ निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा इसका? समानता। समाजवाद शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप जरूर याद कर लेना। इससे अगला वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले प्रस्तावना याद कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। हालांकि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिखा हुआ नहीं था। समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था। इसका मतलब समझा दूंगा, एक बार बोर्ड पे देख लेना। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद शब्द को शामिल किया गया, प्रस्तावना में शामिल किया गया। ये तो आपको पता रहना चाहिए कि समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो पहली लाइन है उसमें समाजवाद लिखा हुआ है। अब मूल संविधान का मतलब हो गया जब संविधान का निर्माण हुआ था, मतलब 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान जब तैयार हो चुका था, उस समय मूल संविधान में कहीं भी प्रस्तावना शब्द लिखा हुआ नहीं था। अब प्रस्तावना शब्द मूल संविधान समाजवाद शब्द मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, और बाद में जोड़ा गया तो इसे क्या कहते हैं अपन? बाद में संविधान में कुछ बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। उसके तहत समाजवाद को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो ये विशेषता बता देंगे अपन कौन सी? 8वीं विशेषता। अगली है वयस्क मताधिकार। आज के वीडियो में अपने को संविधान की विशेषताएं कंप्लीट करनी है।
देखो वयस्क मताधिकार भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है उसको मत देने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। भारत में उस प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है जिसकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी है, 18 वर्ष की हो चुकी है। अब देखो जब संविधान का निर्माण हुआ था तब की बात करें, पर उस समय उसी को मत देने का अधिकार होता था जिसकी आयु कितने वर्ष की होती थी, 21 वर्ष की। मतलब संविधान निर्माण के समय वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष की रखी गई थी, 21 वर्ष की। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितने वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन, ये जो 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन था ये हुआ था 1989 में, ठीक। लेकिन सन याद रखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इस प्रकार वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है वर्तमान में भारत में, 18 वर्ष। तो ये अपन अगली विशेषता बता देंगे भारतीय संविधान की। इसके बाद में अपनी किताब में 10वीं विशेषता दे रखी है पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, लिखने का मकसद यही है, बोल के अगर मैं केवल आपको समझाऊं, एक बार आप समझ जाओगे उसके बाद आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। केवल अगर मैं आपको बोल के समझाऊं आप एक बार तो समझ जाओगे, लेकिन कन्फर्म है 2-4 दिन बाद में वो आपके गोलमाल और साफ हो जाएगा। बोर्ड पे लिखने का मेरा उद्देश्य केवल ये है ताकि आप ऐसे के ऐसे इसको कॉपी में लिख सको, और एक बार तो समझा ही रहा हूँ, फिर अपनी कॉपी में उतार लेना, कॉपी से पढ़ते रहना, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप इसको याद करते रहना। 10वीं विशेषता कौन सी है, पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हो गया, भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दी गई है। इतनी स्वतंत्रता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना धर्म भी परिवर्तित कर सकता है। एक हिंदू धर्म का व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपना सकता है, एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना सकता है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को किसकी स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें अपन लिख देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समझ गए बात। अब एक बार चलो ये तो अपन ने 2 लाइन तो ये लिख दी, वही प्रस्तावना जिसके लिए मैंने बार बार आपको कहा था कि याद कर लेना। प्रस्तावना की पहली लाइन बोलना एक बार,
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहली लाइन में क्या आ गया, पंथ निरपेक्ष आया कि नहीं आया। तो जैसे समाजवाद शब्द भी मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, वैसे ही ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में शामिल नहीं था। वर्तमान में तो देखो समाजवाद भी इसमें प्रस्तावना की पहली लाइन में है और ये पंथ निरपेक्ष भी प्रस्तावना की पहली लाइन में है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की प्रस्तावना में ना तो समाजवाद था ना ही पंथ निरपेक्ष था। तो समाजवाद किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और पंथ निरपेक्ष भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो अपन ने 8वां पॉइंट देखा था ना समाजवादी राज्य, वो की वो बातें अब लिखनी है अपने को किसमें, पंथ निरपेक्ष राज्य में। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इस शब्द को भी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। ध्यान रखना प्रस्तावना में ये बातें काम में आएंगी अपने वापस। 3 शब्द शामिल हुए थे, 2 शब्द तो बता दिए, एक का उल्लेख और कर देंगे, तीसरा अखंडता था। अब अगला 11वां पॉइंट है विलक्षण दस्तावेज। ग्यारहवीं जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो क्या है, विलक्षण दस्तावेज। देखो भारतीय संविधान अपने आप में इतना विलक्षण, अनोखा और आश्चर्यजनक है कि इसमें बहुत सी सुविधाएं लोगों को दी गई हैं। संविधान के तहत लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं, लोगों को कर्तव्य भी बताए गए हैं, मतलब बहुत शानदार संविधान है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो अपन दें, दक्षिणी अफ्रीका का नाम सुना होगा आपने। दक्षिणी अफ्रीका ने जब अपने देश के संविधान का निर्माण किया, मतलब दक्षिणी अफ्रीका ने खुद अपने देश के संविधान का निर्माण किया, तो उसने किसका सहारा लिया था, भारत के संविधान का सहारा लिया था। तो अपन कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत, अनोखा और बहुत विश्वसनीय क्या है, दस्तावेज है। इसमें अपने को कोई उल्लेख नहीं करना। समझ रहे हो बात, क्यों नहीं करवा रहा है इसका उल्लेख, क्योंकि या तो अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का उल्लेख करो, कोई 6 विशेषताओं का उल्लेख करो, तब तो आप उनका कर देना। या फिर वो अगला देगा खुद कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करो, तो ये विलक्षण दस्तावेज वाली विशेषता एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो 12वीं विशेषता देखें अपन, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ये विशेषता वास्तव में बहुत शानदार है और ये अकेली विशेषता आपसे 4 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो इसका पूरा वर्णन करेंगे अपन। देखो 2 शब्द आ रहे हैं इसमें, एक तो है एकात्मक, एक है संघात्मक। सबसे पहले तो अपने को इन दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। होता क्या है, सबसे ऊपर तो भारत में कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के जस्ट नीचे प्रत्येक राज्य में कौन सी सरकार है, राज्य सरकार। समझ गए बात। 2 लेवल की सरकार हो गई, वैसे 3 लेवल की सरकार होती है। एक तीसरे लेवल की स्थानीय सरकार और आती है, गाँव में जैसे सरपंच पंच वगैरह, शहरों में पार्षद वगैरह, चेयरमैन वगैरह, और वो सरकार आती है। तो इन 2 सरकारों की अपन बात करें,
समझ गए बात। तो केवल यदि शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहें तब तो कहलाता है कौन सा शासन, एकात्मक शासन। और यदि शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में बटी हुई हो तब कहलाता है कौन सा शासन, संघात्मक शासन। सिंपल सा फंडा है, दो सरकार हो गई, केवल एक के पास शक्ति है तो एकात्मक शासन, और जब दोनों के पास शक्तियां बटी हुई है तो संघात्मक शासन। तो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों का अर्थ बताना पड़ेगा, एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है। जब शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हों, केंद्र सरकार के पास हों तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। समझ गए बात। आगे बता देना, यदि, जब की बजाय यदि लिख लो चाहे यहाँ, यदि शासन की शक्तियां केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकार में बटी हुई हो, में बटी हुई हो तो उसे कौन सा शासन कहते हैं, संघात्मक शासन कहते हैं। अब सिंपल सा दोनों का अर्थ बता दिया। उसके बाद बताना पड़ेगा अपने को कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है या संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और इस संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। तो देखना यहां, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात लिखने की आवश्यकता नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्या मतलब हो गया कि केंद्र और राज्य इन दोनों में आपस में शक्तियां क्या हैं, बटी हुई हैं। कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं तो कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तथा इसके लिए भारतीय संविधान में आप लिखना चाहो तो ये भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1, मतलब 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से जो पहला अनुच्छेद है उसी में लिखा हुआ है क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप ये भी लिख सकते हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट, ये इंग्लिश में जरूर लिख देना, यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद किसी को। दोनों का अर्थ देख लिया अपन ने। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके लिए मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अपन ने कौन सा शब्द संविधान में काम में लिया है, यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ। अब देखो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने क्या सोचा कि यदि केंद्र और राज्य दोनों को समान शक्ति दे देंगे तो हो सकता है राज्य केंद्र के खिलाफ खड़े हो जाएं और देश की एकता जो है
वो गड़बड़ा जाए, देश की एकता विखंडित हो जाए। तो संविधान निर्माताओं ने देश की एकता बनाए रखने के लिए ज़्यादा शक्तियाँ किसको सौंप दी? केंद्र सरकार को सौंप दी। अब देखो यहाँ, तभी तो अपने हेडिंग क्या डाली? एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग। शासन व्यवस्था तो भारत में कौन सी है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि संविधान निर्माताओं ने ज्यादा शक्तियां किसको दे दी? केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां देने का मतलब क्या हो गया? एकात्मक शासन व्यवस्था के भी बहुत से लक्षण इसका मतलब संविधान में है। तो भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। और वास्तव में देखा जाए तो संविधान में लिखा हुआ है कौन सा शासन है भारत? एक वो संघात्मक शासन है। इसी में आगे और उल्लेख करना है अपने को। इसमें आगे लिखते जाना। संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां सौंपी। इस कारण भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाती हैं। जो निम्न हैं। अब इसको समझना। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बटी हुई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संविधान निर्माताओं ने भारत की एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां सौंप दी। तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां या केंद्र सरकार के पास शक्तियां रहने का मतलब क्या हो गया? एकात्मक। तो अधिक शक्तियां सौंप दी। इस कारण भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अब वो विशेषताएं अपने को इसी पॉइंट में लिखनी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाती हैं। लगभग 7 या 8 विशेषताएं संविधान की ऐसी हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाती हैं। वो सभी विशेषताएं अपने को लिखनी पड़ेंगी। जैसे पहली विशेषता, महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में शामिल किए गए। समझ गए बात? दूसरा, 2 पॉइंटों का एक साथ अर्थ बता दूंगा। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण। केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण। अब इन दोनों पॉइंटों का एक साथ अर्थ बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो बात कौन सी अनुसूची की बताऊंगा आपको? 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा गया है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था।
हालांकि पहले अनुच्छेद में भी लिखा गया है और 7वीं अनुसूची में भी लिखा गया है। अब आप सोचो, संघात्मक शासन व्यवस्था यदि भारत में है, इसका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूची बना दी। कितनी सूची बनाई? 3 सूची। पहली का नाम है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम रखा क्या? राज्य सूची, तीसरी सूची का नाम रखा क्या? समवर्ती सूची। 3 तालिका बना दी। जैसे आपको याद नहीं रखना, एक बार समझ लेना। संघ सूची में अपन बात करें तो इसमें तो विषय रख दिए कितने? 100। वर्तमान की बात करें, हालांकि पहले 97 ही थे, पहले वाली बात करो तो 97 मान लो। राज्य सूची में विषय रख दिए कितने? 61 वर्तमान में, समवर्ती सूची में 52। अब इनका मतलब समझना, संघ सूची में जो 100 विषय लिखे गए हैं, इन विषयों पर तो कानून बनाएगी कौन? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो 61 विषय लिखे गए हैं, इन पर कानून बनाएगी कौन? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में जो 52 विषय लिखे गए हैं, इन पर कानून दोनों बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है तो राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन इन विषयों पर जब दोनों कानून बना सकती है, इसके बाद दोनों के कानूनों में कोई टकराव या मतभेद होता है, तो फिर केंद्र वाला बनाया गया कानून मान्य होगा। समझ गए बात? अब सुनना, अब ये जो 97 विषय तो रखे गए संघ सूची में, इन पे तो कानून बना देगी केंद्र सरकार। जो भी महत्वपूर्ण विषय है ना, जैसे रक्षा से संबंधित विषय हुआ, विदेश से संबंधित विषय हुआ, किसी दूसरे देश की सरकार से समझौते संधियां वगैरह, ये भी जो महत्वपूर्ण विषय है ना, ये रख दिए किसमें? संघ सूची में। तो ये पॉइंट लिखा है मैंने, महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में शामिल किए गए। इसका मतलब शक्तिशाली किसको बना दिया? केंद्र सरकार को। दूसरा पॉइंट लिखा, समवर्ती सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण है। कैसे? मैंने अभी भी आपको बताया कि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में टकराव होगा तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ये सारी चीजें अपने को 12th क्लास की किताब में ही पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वो आगे जाके तुम्हारे लेसन में आएगी चीजें। तो 2 विशेषताएं तो अपन लिख चुके। एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को दर्शाने वाली तीसरी विशेषता अपन लिख सकते हैं, आपातकाल में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास। मतलब जब देश में आपातकाल की स्थिति आती है, आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है, अनुच्छेद 352 का, अनुच्छेद 356 का, अनुच्छेद 360 का। ये भी अपन करेंगे इसी पुस्तक में। तो आपातकाल जब भी आता है, तब सभी शक्तियां किसके पास आ जाती है? केंद्र सरकार के पास। चौथा, एकात्मक शासन व्यवस्था को लक्षण को दर्शाने वाली चौथी विशेषता है इकहरी नागरिकता। नागरिकता अपने पास केवल एक ही है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग जो क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ शायद सभी बच्चे राजस्थान के हैं, क्योंकि अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये अपन कोर्स कर रहे हैं। अपने से पूछा जाए क्या हमारे पास भारत की नागरिकता है? बिल्कुल है। क्या अपने पास राजस्थान की नागरिकता है? नहीं है। हमारे पास केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारत की। तो हम कह सकते हैं हम कौन हैं? वी आर इंडियन। समझ गए बात? याद करो, अगर किसी ने चक दे इंडिया पिक्चर देखी हो शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान उस पिक्चर में सब बच्चियों के हॉकी की टीम तैयार करने के लिए इंटरव्यू ले रहा होता है। उस इंटरव्यू के दौरान कई बच्चियों से पूछता है, बेटा तू कहाँ की? कोई कहता है राजस्थानी, कोई कहती है गुजराती, कोई कहती है पंजाबी। सबको टीम से बाहर कर देता है। एक लड़की कहती है कि इंडियन, और उसको टीम में शामिल कर लेता है। तो हम सब क्या हैं?
हम सब इंडियन हैं, हमारे पास एक ही नागरिकता है, वो किसकी है? इंडिया की। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, इसका मतलब राज्य तो कमजोर पड़ गए। अगला, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं जो आईएएस वगैरह बनते हैं ना, आईएएस, आईपीएस वगैरह, कलेक्टर वगैरह, एसपी वगैरह, ये जो बनते हैं ना। अब कलेक्टर, एसपी ये जो बनते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम होती है, आईएएस की एग्जाम होती है, उसके थ्रू ये बनते हैं। ये एग्जाम करवाना और इनकी नियुक्ति करना, इनकी ट्रेनिंग करवाना, सारा कार्य केंद्र सरकार करती है। मतलब ये कलेक्टर, ये सारे किसके कर्मचारी होते हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। फिर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को राज्यों में भेजती है। अब इसका मतलब राज्यों में कार्य कर रहे हैं किसके कर्मचारी और अधिकारी? केंद्र सरकार के अधिकारी राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब राज्यों को तो मुफ्त में वो अपने कर्मचारी दे रहे हैं, अधिकारी दे रहे हैं, तो पावर तो किसके पास हो गई? केंद्र के पास। अगला अपन लिख सकते हैं, संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन का मतलब होता है राज्यों का दोबारा निर्माण। जैसे आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का पड़ोसी मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा है। आज राजस्थान और पंजाब को मिलाकर केवल एक राज्य बनाना हो तो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अगर राजस्थान के ही दो टुकड़े करके दो राज्य बना दिए, एक मारवाड़ राज्य बना दिया और एक राजस्थान राज्य हो जाएगा, तो ये कार्य भी कौन करेगी? संसद करेगी। संसद किसकी है? केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार राज्य को तोड़ मरोड़ के दोबारा भी निर्मित कर सकती है। तो इसका मतलब शक्ति किसके पास हुई? केंद्र सरकार के पास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल रहेगा तो राज्य में नियुक्ति होगी सेंटर द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा। और कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इसका मतलब पावर किसकी हो गई? केंद्र सरकार की। लास्ट अपन लिख सकते हैं, आर्थिक मामलों में भी, मतलब बेचारे राज्य तो गरीब स्थिति में रहते हैं, आर्थिक मामलों में भी राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। अपन ने जितनी भी विशेषताएं की हैं, सबसे ज़्यादा टाइम दिया है इस विशेषता को, क्योंकि ये अकेली विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अकेली विशेषता 4 नंबर की तुम्हारे से एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब छोटी छोटी विशेषताएं आएंगी, और अब जो विशेषताएं आएंगी ना, फटाफट उनको केवल समझना है। और क्या है कि भाई अपना कोई किताब का कोई कंसेप्ट ना छूटे, इसलिए इन विशेषताओं को भी अपन समझ लेते हैं। वरना आपको नोट्स के रूप में कॉपी में केवल जो अब तक मैंने विशेषताएं करवाई वही लिखनी है। आगे की विशेषताएं भी सरसरी नजर से अपन देख लेते हैं। अगली है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो भारत में न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र है, तभी तो न्यायपालिका हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा कर पाती है। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है 32, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके लिए वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, देखो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया कि भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव करता कौन है।
तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन कर सकती है अकेली कौन? संसद। और भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद की अनुमति भी चाहिए और संसद की अनुमति के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की अनुमति भी चाहिए। मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधानों के कुछ अनुच्छेदों में तो संशोधन करना बहुत आसान है, अकेली संसद संशोधन कर देगी। इसका मतलब संविधान कैसा है? लचीला, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। जबकि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद की सहमति भी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। इसका मतलब संशोधन करना कैसा हो गया? कठोर हो गया। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता अपन कह सकते हैं कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। अब इसका मतलब समझना, एक तरफ तो भारतीय संविधान में ये कहा गया है न्यायपालिका किस पर नियंत्रण रखती है? संसद पर। कैसे? अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो तो संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। बताओ संसद पर किसका प्रभाव रहा? न्यायपालिका का। दूसरी तरफ न्यायपालिका, इस न्यायपालिका पर प्रभाव रहता है किसका? संसद का। कैसे? न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में संसद की भूमिका रहती है। इन न्यायाधीशों को पद से भी कौन उठाता है? संसद उठाती है। इन न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण भी कौन करती है? संसद करती है। इसका मतलब ये न्यायाधीश किसके नियंत्रण में? ये संसद के नियंत्रण में। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, दोनों में आपसी क्या है? समन्वय भी रहता है। अगली विशेषता दे रखी है अपने विश्व शांति का समर्थन। देखो भारत शुरू से ही विश्व शांति का क्या रहा है? समर्थक रहा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पंचशील समझौता किया, गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। ये क्या होती है आगे जाके चर्चा कर लेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत में शुरू से ही रही है और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब विश्व शांति का क्या है? समर्थक है। अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। देखो यहाँ ज्यादा इसकी भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये भी अपने कंप्लीट एक लेसन के रूप में आएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों में देखेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा ये देख लेना, भारतीय संविधान का जो 18वां भाग है, 18वें भाग में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 352 का, अनुच्छेद 356 का और अनुच्छेद 360 का। अनुच्छेद 352 के तहत तो भारत में आपातकाल कब लगाया जाएगा? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर। इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर। इसमें क्या लिखा हुआ है? देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगाए जा सकते हैं और इनकी पूरी चर्चा अपन आगे जाके कर लेंगे। फिर अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। इसकी चर्चा अपन कर चुके, पहले भी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास एक ही नागरिकता है, हम क्या हैं? इंडियन हैं। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श।
देखो भारत में जहां अपन समझ सकते हैं लोकतंत्र होगा, भारत में लोकतंत्र है, इसका मतलब कार्य किए जाएंगे लोक कल्याण से संबंधित, और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भारत में नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है। लास्ट विशेषता अपन देखें, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण की भी भारतीय संविधान में क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। कैसे की गई है? देखो, जो भी पिछड़े हैं, SC ST OBC में जो आते हैं, SC ST को तो बाकायदा विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है 330, जिसके तहत तो SC ST को आरक्षण दिया गया है, किसमें? लोकसभा में। एक अनुच्छेद आता है 332, जिसके तहत SC ST को आरक्षण दिया गया है, किसमें? विधानसभाओं में। ये जो आरक्षण है शुरू में दिया गया था 25 जनवरी 1960 तक ये आरक्षण था, लेकिन उसके बाद 10-10 साल बढ़ते हुए वर्तमान में भी आरक्षण चला आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना भारतीय संविधान की विशेषताओं के, इनको आप सरसरी नज़र से केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बार सुन लेना, नोट्सों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स अपने को बनाने इससे पहले तक जो भी अपन ने विशेषताएं देखी उनके बारे में। अब देखो, इस लेसन का नाम था क्या? भारतीय संविधान की विशेषताएं प्रस्तावना। विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं 2 वीडियो में। तीसरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस लेसन का, उसमें अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में। वीडियो देखना स्टार्ट करो आप 3rd वीडियो, उससे पहले तक प्रस्तावना कंप्लीट याद कर लेना। अब अपनी प्रस्तावना के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।